अब पॉइंट इज दैट निवेश, ठीक है, इसको अच्छे से समझना तुम लोग अच्छे से कि निवेश का पॉइंट यहां पर क्या है। आप देखो, अगर हम लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट या निवेश की बात करें, हमारा टाइम पूरा जा रहा है, निवेश, ठीक है। चलिए, तो इसमें जैसे हम लोग बात करते हैं निवेश में, मैंने बताया आपको एक तो हो सकता है, देखिए बेटा, अच्छा निवेश किस किस तरीके से हो सकता है, एक तो घरेलू तरीके से हो सकता है, ठीक है, और एक, हाँ वही है बेटा, सही बोल रहे थे, अंतरराष्ट्रीय या विदेशी निवेश के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो या तो घरेलू निवेश हो सकता है या तो विदेशी निवेश हो सकता है, ठीक है। अच्छा, घरेलू निवेश जब भी होगा तो कौन कौन करेगा बताइए मुझे दिमाग से। हाँ बोलो बोलो, क्या राष्ट्रपति या राष्ट्र या राज्य करेगा, मतलब अगर हम सरकार बोल रहे सीधा सीधा कि निवेश जब भी होगा कौन करेगा घरेलू रूप में, या तो सरकार करेगी, सीधी सी बात है, या और कोई भी तो करेगा। सरकार में राज्य भी आ गई और केंद्र भी आ गई, संघ की भी आ गई। पूंजीपति, शाबाश, मतलब कि निजी क्षेत्र, इसको अच्छे टर्म्स में ले लें हम लोग, बाजार, है ना। तो या तो बाजार या तो सरकार बेटा। तो बाजार में कौन आ गया, पूरा का पूरा हमारा प्राइवेट सेक्टर आ गया, जिसे आपने पूंजीपति बोला, कोई उद्योगपति बोल देगा, कोई अमीर बोल देगा, और कोई उत्पादक वर्ग बोल देगा, ठीक है। और जबकि सरकारी में कौन कौन आ गए, खुद सरकार, संघ की सरकार या फिर राज्य की सरकार आ गई, या इन राज्यों की कंपनियां या केंद्र सरकार की कंपनियां, बातें की होगी, मतलब चाहे बीएसएनएल करेगा, गेल करेगा, भेल करेगा, ओएनजीसी करेगा, चाहे ये करेगा, चाहे रेलवे करेगा, चाहे रिलायंस करेगा, अडानी करेगा, कोई करेगा, टाटा करेगा, कोई करेगा, पर करेगा, ठीक है। तो मतलब जब भी घरेलू होगा तो वो हमें क्लियर आउट है कि यस घरेलू हो रहा है, ठीक है। तो घरेलू इन दोनों के माध्यम से हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ज्वाइंट तरीके से हो, मतलब ट्रिपल पी के फॉर्मेट में हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्मेट में हो, ये जरूरी तो नहीं है हर बार। हाँ, हो सकता है सरकार अपना करे और हर बार हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर अपना करे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1990 तक ये सारी चीजें ना अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना, हर एक बात नोट्स में मैं नहीं लिखवा पाऊंगी, बार बार बोलूं। तो 1990 तक जैसा कि आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, एक बंद अर्थव्यवस्था थी, शाबाश, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो क्लोज्ड का मतलब यहाँ क्या था, बंद का मतलब इतने दरवाजे बंद थे, तो एक्चुअली वो दरवाजे ही बंद थे, किसके, व्यापार के, किसके लिए और किसके साथ, विदेशों के साथ और विदेशों के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यापार नहीं हुआ करता था, यस ऑफ कोर्स, लगभग लगभग अगर आप ऑन द पेपर बोलोगे तो व्यापार हुआ करता था। 1973 के बाद मैडम इंदिरा ने थोड़ा व्यापार शुरू किया था, इंदिरा गांधी ने थोड़ा व्यापार शुरू किया था बेटा 1973 की औद्योगिक नीति के बाद। लेकिन आपको पता है कि जो उन्होंने एफआई शुरू किया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, वो प्रॉपर तरीके से उस एक्सेसिबिलिटी तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी 1977 में, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, ठीक है, मोरारजी देसाई की। और आते साथ ही वो गांधीयन और सोशलिज्म थॉट की एक पार्टी थी, और आते साथ ही उन्होंने मैडम इंदिरा का वो जो प्लान था उसको वहां पर ठप कर दिया, और उन्होंने बोला कि हम लोग कोई विदेशी व्यापार नहीं करेंगे। तो लगभग इसीलिए आई एम सेइंग टू यू कि लगभग लगभग अगर आपसे मोटी मोटी बात पूछी जाए कभी इंटरव्यूज में कि 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आपको आंसर वहां पर देना है क्लोज्ड इकोनॉमी। कैसे थी, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया है वो वहां पर आपको बता देना, ठीक है। अच्छा, 1990 के बाद आपको पता है हमारे यहाँ पर क्या आया, एलपीजी आया, पक्की बात है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडली या वैश्वीकरण, उसे भूमंडलीकरण भी कह सकते हो और वैश्वीकरण भी कह सकते हो। तो 1990 के बाद 23 जुलाई 1991, 23 जुलाई 1991 से नई औद्योगिक नीति कह लीजिए, आप उसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कह लीजिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह लीजिए, आप आर्थिक सुधार कह लो बेटा, और चाहे आप उसे कुछ भी कह के, चाहे आप उसे सीधा सीधा एलपीजी कह लो, तीनों के प्रश्नों का उत्तर लगभग आपको एक ही तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर देना है। पर जनरली फेमस टर्म्स इज दैट एलपीजी एंड इकोनॉमिक
रिफॉर्म्स, ठीक है। तो बोला जाता ना आर्थिक सुधारों का दौर भारत में, तो समझ जाइए तुरंत बात हो रही जो मैडम ने बताया। ये टॉपिक भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बोला कि ये जो हमारी क्लोज इकोनॉमी थी वो खुली, और जो हमारा घरेलू निवेश था, जो हमारा डीआई था, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट था, वो थोड़ा सा कन्वर्ट किया हुआ, लगभग अच्छा खासा कन्वर्ट हो गया किसमें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में? तो अब हमने खुलकर व्यापार किया, आई ना बेटा बात समझ में? अब हमने खुलकर किया। अभी तक जो हम दबे दबे कर रहे थे, टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तकनीकी हस्तांतरण, बैठना नहीं है। देखो ऑनलाइन के बच्चे लिखते जाना बेटा, एक शब्द पेन चलाते जाओ, मैडम क्या क्या बोले, सबके ऊपर क्वेश्चन है पीटी में, मेरी कही गई एक एक बात के ऊपर क्वेश्चन है। तकनीकी हस्तांतरण, एलपीजी, आर्थिक सुधार, मैडम इंदिरा, जनता पार्टी। मैंने बोला फिर से लिखो अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज में कि 1990 तक जो हमारे यहाँ पर विदेशी व्यापार होता था वो तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से होता था। ऑनलाइन भी लिखना बेटा जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं। तो 1990 तक जो भारत में व्यापार होता था हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। नहीं प्रेम, ये बात तुम नहीं प्रेम इसमें बोल रहा है ग्रुप के अंदर, अच्छी एक बात बोल रहा है आप सबके लिए कि आपके मुंह से निकला हर एक शब्द नोट्स है मैम, है ना? नहीं सीरियसली सीरियसली बेटा हर चीज नोट करो, है ना? हर चीज नोट करो बेटा। क्वेश्चन में बार बार बोल रही हूँ, ना मेरे लिखवाने से आएगा, मुंह पर बोल रही हूँ, ना बुक से आएगा, ना मेरे बोर्ड के वर्क से आएगा। क्वेश्चन हमेशा टीचर के लेक्चर से आता, विशाल सर से पूछो, मुझसे पूछो, विक्रम सर से, किसी टीचर से पूछना। कहेंगे मैडम बिल्कुल सही कहते बेटा, और इससे अच्छी बात नहीं बता सकते मैडम, ठीक है? एकदम नोट किया करो, मुंडी एकदम नीचे रख के लिखते जाओ, बकवास लिखो कुछ लिखो, कहो मैडम बकवास कर रही है, लिखते जाओ बेटा। हर चीज कौन सी चीज कब कहाँ काम आ जाए आपके, आई बात समझ में? पेपर में ये होता है। चलिए तो मैंने बोला, हाँ बेटा मैं बता रही हूँ, आराम से सुनना। मैंने बोला पहले कि 1990 तक जो भारत था वो कैसा था, क्लोज्ड इकोनॉमी था, बंद अर्थव्यवस्था था, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य होता है वह क्या होता है कि जहां पर आयात निर्यात ना के बराबर होता है, जीरो होता है। तो मैंने आपके हृदय के अंदर उठने वाले एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, तो क्या मैडम भारत के अंदर बिल्कुल विदेशी व्यापार नहीं होता था? ऑब्वियसली। तो मैंने अपने मन से उसका उत्तर दे दिया, नहीं बेटा होता था। लेकिन कब से होता था? 1973 की औद्योगिक नीति से इंदिरा गांधी ने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, ठीक है? कब से? 1973 से। परंतु वह जो विदेशी व्यापार किया वह तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से किया, ठीक है। लेकिन जनता पार्टी आई 1977 में और उसने आकर उसे भी बंद कर दिया। फिर वापस 1980 में आपको पता है इंदिरा गांधी आ गई थी, है ना? पता है ना ये सब चीजें राजनीतिक महकमे में। तो जब 80 में फिर से इंदिरा गांधी आई, कांग्रेस आई, उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। फिर 10 साल आगे ही बढ़े थे तो दो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी, मानते हो ना? उस समय एक मैडम इंदिरा की डेथ हो गई, एक हमारे राजीव गांधी जी की डेथ हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब तक मतलब लगभग मैं 10-12 साल बोल रही हूँ, तो उसी बीच में दो बड़े बड़ी घटनाएं घट गई। तो लेकिन फाइनली मैंने बोला कि जब फिर हमारे यहाँ पर ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था शुरू हुई, तो मैंने बोला तब से कि जब हम 23 जुलाई 1991 को, 23 जुलाई 1991 को हम क्या लेकर आए? हम एलपीजी लेकर आए, ठीक है? जिसे क्या बोला गया? आर्थिक सुधारों का दौर भी बोला गया बेटा, और खुली इकोनॉमी भी बोला गया। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ लिखो, अच्छे से लिखो, है ना? कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ पूछो, फिर से कहीं कुछ छूटा फिर पूछो, मैं फिर बताऊंगी। हाँ इतना लिख लिया, बेटा इतना लिख लिया? पक्का लड़कियों तुम लोगों ने लिख लिया बेटा? अच्छे से लिखा? ठीक है, चलो पूछो बेटा, तुम अपना क्वेश्चन पूछो। 1990 के बाद 91 में जब इंडिया का एसपी है, मैम कुछ वैश्विक घटनाएं के कारण। हाँ हाँ बहुत सारी थी बेटा, बहुत सारी थी। गल्फ वॉर था, गल्फ वॉर था, सबसे बड़ा तो गल्फ वॉर था। सबसे बड़ा जो उसके पीछे कल्परेट घटना थी वो था गल्फ वॉर, जिसको एयरलिफ्ट मूवी में दिखाया गया है। कहने का अच्छा नहीं लगता मूवीज का नाम क्लास के अंदर लेना, शोभा नहीं देता, परंतु एक अच्छी मूवी थी इसलिए लेनी, एयरलिफ्ट मूवी अक्षय कुमार की। उसमें उसी को बताया गया, सद्दाम वाली लड़ाई,
कुवैत वाली गल्फ कंट्रीज वाली, हाँ खाड़ी युद्ध जिसको वही गल्फ वॉर वैसी कहते हैं खाड़ी युद्ध। तो खाड़ी युद्ध बेटा, हाँ हाँ जो खाड़ी युद्ध हुआ उसी के बाद ये, फिर उसके बाद वहां से आने वाला तेल महंगा हो गया, तो वो दूसरी घटना। तीसरी घटना अपने आप जोड़ दो बैठे बैठाए दिमाग से कि ऑब्वियसली मैडम कह रही खाड़ी युद्ध हुआ, तेल महंगा हुआ, और उस पिक्चर में भी दिखाया गया कि हाँ कुछ लोगों को निकाला गया काम से, तो काम से लोग आ गए, काम से आ गए तो बेरोजगारी बढ़ी, वहां से निकाला गया। जब काम से निकाला गया फिर दिमाग लगाओ हमारे यहाँ पर प्राइवेट रेमिटेंसेस बहुत आता है, मनी ऑर्डर बहुत आता है बाहर से पैसा, वो भी रुक गया। तुरंत तुरंत दिमाग लगाते जाया करो अपने मन से ही बेटा। तो मतलब ये सारी घटनाएं तो हुई, और जिसके कारण क्या हो गया, रुपया गिर गया, जिसके कारण रुपया अपने आप गिरा, तो रुपया गिरा तो महंगाई बढ़ी। अच्छा ओके, लो जी आपका हो गया क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन सॉल्व। जो इस बच्चे ने पूछा इसका क्वेश्चन हो गया और मेरा मेंस का आंसर हो गया, बैठे बैठाए। ठीक है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, व्यवहारिक देखते रहा करो। हाँ आसपास क्या चल रहा है आपको सारी घटनाएं अच्छी तरीके से पता चलेंगी। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है बेटा, बाकी हम लोग पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, चिंता कोई नहीं करेगा। चलो, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, ये हुआ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट। ठीक है, जिसमें मैंने आपको शुरुआत की कि दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट स्वयं में क्या होता है कि जब हम लाभ कमाने की प्राप्ति से, जब हम लाभ कमाने की इच्छा से किसी जगह पर, किसी पूंजी में, किसी असेट में, है ना, किसी वस्तु में हम क्या करते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, कुछ धन कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो लाभ या लाभांश हमें प्राप्त होता है हम उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। बट यूपीएससी में ये सब तो पूछा नहीं जाता है, परिभाषा और भाषा वो तो सीधा आता है। तो अब हमने यहाँ पर सीधी बात कर ली यूपीएससी के हिसाब से, भाई हम एसएससी तो पढ़ नहीं रहे हैं जैसे बताया आपको, तो यूपीएससी में हमने सीधी बात कर ली, भाई इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है डोमेस्टिक डीआई और एक होता है एफआई फॉरेन। ठीक है, मैंने बोला डोमेस्टिक दो तरीके से होता है, और क्या होता है डोमेस्टिक आप समझ गए, जो कि देश में देश के द्वारा देश के संसाधनों में ही किया जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं। और यह किसके किसके द्वारा होगा, एक तो संघ की सरकार के द्वारा होगा और राज्य मतलब सरकार के द्वारा और इन ऑल, और दूसरा किसके माध्यम से होगा बेटा, दूसरा होगा प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये पैसा यहीं पर लगेगा, यहीं के संसाधन, यहीं का कच्चा माल, यहीं की लागत, यहीं की मजदूरी, यहीं का ब्याज, यहीं का किराया, यहीं का परिवहन, यहीं की ऊर्जा, यहीं का संचार, तो सब यहीं लग गया। ठीक है, सारी चीजें में, और यही खपत, यही कंजम्पशन, यही लाभांश, यही हानि, सब यही हो गया। चलो चलो ठीक है, लेकिन हमने बोला किसी भी देश का काम चल नहीं सकता, खास तौर से 1990 तक चलाया, तो वहां पर इतना बताया मैंने कि 90 तक ऐसा ऐसा चलाया जो बताया, पर चला नहीं। चला क्या, नहीं चला। चला होता तो क्या 91 में एलपीजी आता, नहीं आता। चला होता तो आता, हाँ या ना बोला करो, चला होता तो आता, नहीं चला बेटा, बिल्कुल नहीं चला। मैं सरासर कह रही, बिल्कुल नहीं चला। एज एन इकोनॉमी फैकल्टी बता रही हूँ, बिल्कुल गलती रही और जबरदस्त गलती रही सरकारों की। एक यस एक नहीं है, 50 गलतियां जो मैं आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, और वो तो बहुत लंबी स्टोरी उसके पीछे जो हम सब पढ़ेंगे कि यूएसएसआर का क्या विघटन हुआ। यूएसएसआर का नहीं हुआ, पूर्व सोवियत संघ का हुआ, और यूएसएसआर बना 15 टुकड़े हुए, वही ना, उसके बाद वो 15 टुकड़े ही तो हुए जिसको बाद में बोला गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हुई, लेकिन उसका कोई मुद्दा नहीं है बेटा अभी उतना लंबा चौड़ा सोचने की। हमको सीधी सी बात है कि हमारी कंट्री में चीजें नहीं चली, और नहीं चली जिसके चलते, बस सीधी बात करो, नो बकवास, सीधी बात, कि जिसके चलते हमें आईएमएफ के पास घुटने टेकने के लिए जाना पड़ा घुटने टेकने के लिए। हम भाई द एंड द पॉइंट क्या है, मैं तो सीधा बोलती हूँ, वो तो मैं भी पढ़ाऊंगी सारा कि पूर्व सोवियत संघ कैसे टूटा ये सब, पर एट द एंड ऑफ द पॉइंट हम लोग किस नतीजे पर पहुंचे इसमें, कि सीधी सी बात है हम आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने शर्त रखी, और शर्त के रूप में उसने हमें बोला एलपीजी अप्लाई करो, और हम मरते क्या ना करते, हमें जरूरत थी, हम तो भूखों मरने वाले थे, 14 दिन के लिए खजाने में पैसा बचा हुआ था, मर जाते हम लोग, त्राइमाम की स्थिति थी देश के अंदर। बस हमने कर्ज लिया, और कर्ज लेने के बदले में हमने एक बड़ा सौदा किया, सीधी सी बात, एक छलावा किया देश के साथ, और ग्लोबलाइजेशन को बढ़िया सा, वो कहते हैं ना इसको, जिसे मैं मजाक में अपनी इकोनॉमी में मेरा तरीका पढ़ाने का, हम बढ़िया से एक विदेशी बहू ले आए वहां से। अब विदेशी बहू ने नाच नचा रखा है देश को, और वो विदेशी बहू का नाम क्या है, ग्लोबलाइजेशन, बस। और उसका सबसे बुरी परिणति हुई है कोविड के रूप में। उस विदेशी बहू ने जो हमको सबसे बुरा परिणाम दिया है
वो कोविड के रूप में थे। और आज सभी देश सोचने पर मजबूर हो गए ग्लोबलाइजेशन होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, है ना। अमीर पीठ पर लाद कर एयरपोर्ट से इतनी बड़ी बीमारी ले आए और गरीब गरीब गांव गांव तक पहुंचा दी। वो गरीब जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, तुम्हारी मेरी कोई गलती ही नहीं थी। हम चुपचाप अपने देश में बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे, जूता चप्पल पहले ही उतारते थे, हाथ मुंह धो रहे थे, हाथ मुंह धोकर ही खाना खाते थे हम लोग, है ना। हम लोगों से वैसे ही गले नहीं मिला करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, नमस्कार करते थे, है ना। तो मतलब ये सारी चीजें थी हमारे यहाँ, लेकिन ये सब लेकर हम आ गए। तो ये उसकी अंतिम परिणति हुई है इस रूप में, जहां पर अब बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए भी था कि नहीं, हम बीमारियां भी तो लाए, सब अच्छा थोड़ी ना लाए और सब बुरा भी नहीं लाए, कुछ अच्छा भी लाए, है ना। तो ये सारे, और आज ग्लोबलाइजेशन का दूसरा इम्पैक्ट, किसान मूवमेंट हमारे यहाँ चल रहा है और ट्रूडो के पेट में दर्द वहां हो रहा है, मानते ना। ट्रूडो को, मैं नहीं कह रही किसान आंदोलन गलत हो रहा, होना चाहिए, उनका हक है, पर आप बोलने वाले होते कौन हमारे बीच में। हाँ, ट्रूडो इसीलिए वो वोटिंग के चक्कर में पड़ा है, वो वोट बैंक बना रहा है अपना, और ताकि ये अपना पैसा लेकर यहाँ पर आए और मेरे देश में करें इन्वेस्ट और मेरे को वोट मिले, तो वो अपनी लंबी राजनीतिक। इधर पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं बोलता, भारत के किसान प्रदर्शन के नाम पर सब बोल रहे हैं, होना चाहिए, वो करें, कुछ भी करें, वो ठीक है, उनकी और सरकार की बात है। तो ये देखिए, ये सारे परिणाम निकल कर आ रहे करंट में आपके सामने, कि ये सब हमें बता रहे हैं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप कौन होते हो बोलने वाले हमारे देश में। अभी जब आपके वहां पर मारा गया था, जब आपने एक अश्वेत को मार दिया था, तब हमने कुछ बोला था क्या? तो आपने तो 4 दिन बाद खबर तक दिखाना टीवी के ऊपर बंद कर दिया था, जब अश्वेत की हत्या वहां पर हुई थी लॉकडाउन में, ठीक है। तो बस वही सारी बात है ना। चलिए, तो ये है, तो इस तरीके से मैंने बोला, इस तरीके से क्या होता है, घरेलू निवेश होता है। अब होता है अंतरराष्ट्रीय विदेशी निवेश। अब अंतरराष्ट्रीय विदेशी निवेश कैसे होगा? सीधी सी बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ठीक है, मतलब ये जो FI है वो कैसे होगा? देखिए, ये 2 तरीके से होगा। कौन कौन से 2 तरीके से होगा FI? एक तो डायरेक्ट होगा, शाबाश, एक तो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो एक होगा प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो एक होगा प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष वाले को आप क्या बोल दोगे? FDI बोल दोगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल दोगे। और अप्रत्यक्ष वाले को आप क्या बोल दोगे? अप्रत्यक्ष वाले को आप बोल दोगे फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल दोगे, ठीक है। तो एक को आप बोल दोगे FDI और दूसरे को क्या बोल दोगे? FII, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। क्या इसके भी हम लोग कुछ पार्ट्स यहाँ पर कर सकते हैं? क्या इसके भी हम लोग कुछ पार्ट्स यहाँ पर कर सकते हैं? जल्दी बताइए। हाँ जी, हम लोग इसके भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर कर सकते हैं। आई एम आस्किंग टू यू। हाँ, यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कौन कौन से बेटे? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये आएगा कि कंपनी बाहर से आ रही है, डायरेक्ट ये हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी। ठीक, वो तो बेटा डेफिनेशन हो गया, वो तो डेफिनेशन हो गया। हाँ, यस यस यस। एक तो ये बच्चा बता रहा है हमें, नरेंद्र ना, हाँ, एक तो नरेंद्र बता रहा है हमें यहाँ पर कि इसकी डेफिनेशन। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन सी होगी बेटा? कि जब विदेशों की कोई कंपनी, विदेशी व्यक्ति, विदेशी कंपनी, विदेशी उद्योगपति या विदेशी सरकार, ठीक है, किसी लाभ कमाने की इच्छा से, ध्यान से सुनिएगा, कोई लाभ कमाने की इच्छा से अपने संसाधन, पूंजी, अपने परिश्रम, अपनी तकनीक, अपने जोखिम, सब कुछ ले लीजिए, उसमें सबको लेकर जब किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करती है, निवेश करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। लेकिन यहां पर वो क्या कर रही है? यहां पर वो डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट, ठीक है। मैं विदेशी हूं, मैं फ्रांस की कंपनी हूं, फ्रांस की कंपनी इंडिया आई, मैं इंडिया आ रही हूं, मेरे पास इनोवेशन है कुछ अच्छा, मेरे पास कोई बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं जोखिम भी तो लगा रही हूँ भाई, पता नहीं मेरा प्रोडक्ट वहां चले कि नहीं चले, मैं जोखिम नहीं लगा रही हूँ बेटा, मैं अपनी परिश्रम कुछ नहीं लगा रही हूँ, अपनी अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाऊंगी। तो मैं ये सारी चीजें, पूंजी तो मैं लाऊंगी। तो जब मैं ये सारी चीजें लेकर, और मनोबल याद रखिएगा, मनोबल, जब मैं अपना मनोबल भी लेकर यहाँ पर आ जाऊंगी लाभ कमाने की इच्छा से, कि सुना है इंडिया में जनसंख्या बहुत अधिक है, सुना है इंडिया में 5 रुपए से लेकर 5 लाख तक की चीज खड़े खड़े बिक जाती है, ऐसा मैंने सुना है
कि चांदनी चौक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यस ऑफ कोर्स, और उसी चांदनी चौक में 5 रुपए मीटर से लेकर 50 लाख रुपए मीटर का कपड़ा बिकता है। अरे बाप रे बाप, तो फिर तो मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए भाई, इंडिया के अंदर ही करना चाहिए। तो जब ये सारा कुछ सोच कर, कल्पना लेकर, और क्या, मैं तो कल्पना तो लेकर आऊंगी ना, सुना है लोग बर्गर पिज्जा बड़ा पसंद करते हैं, और क्या, ठीक है, तो आई ना कंपनी, बर्गर किंग आया था, ये सब आए, तो ये सब सोच कर आए। हाँ, तो एक सेकंड बेटा, तो ये क्या होता है विदेशी प्रत्यक्ष, और जब इसी चीज को आप इनडायरेक्ट रूप में कर दो, अभी नाउ आप आए नहीं हो, तो फिर आए नहीं हो तो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक सेकंड बेटे, है ना, जब आप आए नहीं हो तो फिर इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो आप आ गए, तो फिर अप्रत्यक्ष क्या हुआ, आप तो नहीं आए, लेकिन चलो जल्दी बताओ, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, फ्रेंचाइजी लेकर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, ना ही कंपनी लेकर करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, कैसा करेंगे, जल्दी सोचो, कुछ नहीं पढ़ते हो, सेंसेक्स में पैसा लगाएंगे, तुम पढ़कर आए हो क्या, अच्छा चलो, तो मैंने बोला इस तरीके से अप्रत्यक्ष होगा, यस ऑफ कोर्स, जैसा लोगों ने बोला सावन और नरेंद्र ने, कि एक्चुअली ये जो होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड, ये मैं सब लिखाऊंगी, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 50 बार पढ़ते हो पेपर में, यूपीएससी में तमाम क्वेश्चन भरे पड़े हैं, दैट इज कॉल्ड PFI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या जैसा उसने बताया सावन में सिंपल टर्म्स में, कि स्टॉक मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट के थ्रू माध्यम से किया गया निवेश। तो कंपनी बेटे यहां पर डायरेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती है कि मैं डायरेक्ट जाकर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, वो क्या चाहती है, मैं इंडिया की शेयर मार्केट में ही बाहर से बैठकर लाभ कमा लूं, आई बात समझ में, तो वो क्या करेगी, बाहर से बैठकर ही लाभ कमा लेगी। लेकिन जो हमारी सरकार है वो एक्चुअली अप्रत्यक्ष को कम महत्व देती है और प्रत्यक्ष को ज्यादा महत्व देती है। यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन पीटी का, ठीक है, उसके पीछे कारण बताने थे, कथन और कारण थे, सिंपल नहीं था, मैं ये नहीं बोलूंगी बस इतना पूछ लिया हो गया, नहीं, कठिन था, पर आंसर यही था जो मैं बता रही हूं। तो अब उसमें ये था, क्वेश्चन का सार क्या था उसमें, कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है, हमारी संघ सरकार या सरकारें क्यों नहीं बढ़ावा देती हैं अप्रत्यक्ष को, तो क्या सोच इसके पीछे, उसमें क्वेश्चन में था 18 के पीटी का, तो उसमें सोच ये है कि अगर यहाँ पर देखो, माइंड लगाओ, कोई कंपनी आएगी, कोई व्यक्ति आएगा, तो अपना पैसा, अपना सब कुछ लेकर आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, हमारे देश से बेरोजगारी हट रही है, लोगों को काम देगा, कच्चा माल पिक कर रही है, रॉ मटेरियल, आपको पता है ना, उसके लिए 40% रॉ मटेरियल उठाना जरूरी हो गया है हमारे देश के अंदर, कि 40 से 50% आपको रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से उठाना ही पड़ेगा, और हमारे लोगों को काम पर रखना पड़ेगा, तो रखेंगे इन्हीं को, तो हमारे यहाँ के लोगों को काम पर रखेंगे तो उनकी गरीबी दूर होगी, उनकी दयनीय स्थिति दूर होगी। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि जो सरकारें हमारे यहाँ पर प्रयत्न करती हैं वह अप्रत्यक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष में ज्यादा करती हैं, परंतु अगर हम अप्रत्यक्ष को बढ़ावा देते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, प्रॉफिट हम तब भी कमा सकते हैं उन कंपनी से, बट प्रॉब्लम इज दैट कि फिर वो डायरेक्ट नहीं आ रही हैं और वो बाहर बैठकर इन्वेस्ट कर रही हैं, और जहां पर कंपनी को हम नहीं जानते हैं कि वो कंपनी कौन है, आई बात समझ में, तो वो किसके थ्रू आती है, तुम लोगों ने आधी अधूरी खबरें पढ़ी है, कुछ कुछ सही है, कोई बोल रहा है ना फ्रेंचाइजी कंपनी के माध्यम से, मैं बताती हूँ सिस्टम क्या होता है। गवर्नमेंट, मैं इंडियन गवर्नमेंट हूँ, मैं इसको नहीं जानती हूँ, ठीक है, ये जर्मनी है, ये अमेरिका है, मैं अमेरिका को जानती हूँ, चलो ये दोनों जर्मनी के हैं, मैं जर्मनी की कंपनी जो मेरे यहाँ पर आकर काम कर रही है, अब ये जो व्यक्ति है ये जर्मनी की इस कंपनी का बहुत अच्छा जान पहचान का है, अब मैं मान लीजिए मैं सरकार में हूँ, तो मैंने बोला अच्छा आपकी जान पहचान में आपने अप्रोच किया कि मैडम वो हमारे यहाँ की एक और बहुत बढ़िया कंपनी, वो आपके यहाँ पर लेकिन शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहती है, तो मैं आपके थ्रू इसको जानती हूँ, आप गारंटी नहीं ले रहे हो, लाइक कोई गारंटी नहीं पेपर साइन करो कि कल को ये व्यक्ति भाग गया मेरा पैसा लेकर तो आप दोगे, पर लेकिन जान पहचान होती ना बीच में, अच्छा फिर मेरी आपसे टेलीफोनिक की कम्युनिकेशन यहाँ पर होना है, या वही नेट के थ्रू एक वही जो मीटिंग टाइप की है वो होगी, और आपके थ्रू उस बीच में हम लोग रखकर तीनों लोग बात करके आपस में आपको परमिट कर दूंगी कि आप मेरी कंपनी में आकर इन्वेस्ट, मेरे देश में आकर इन्वेस्ट करो। अगर ये डायरेक्ट व्यक्ति मुझे अप्रोच करेगा मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं सरकार हूँ, मैं RBI हूँ, मैं मोदी गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, या मैं राजनाथ सिंह हूँ, या मैं कोई भी हूँ, ठीक है, मैं नरेंद्र सिंह तोमर हूँ, कृषि को लेकर कोई आ रहा है,
मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ इसके साथ डील, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर हमारी सरकारें ऐसा करती नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा उठाती है चाइनीज कंपनी, ठीक है। और चाइनीज कंपनी शेयर मार्केट के थ्रू हमारे इन्वेस्ट करती है, भयंकर बम्पर पैसा लगा के। और क्या करती है, समय आने पर हमारे साथ शेयर मार्केट का गेम खेलती है, जिसे हम लोग कहते हैं बुल एंड बियर। बुल एंड बियर, तो बुल दैट इज बुल, मतलब जब शेयर मार्केट तेजी में होता है, एंड बियर दैट इज भालू, कि जब शेयर मार्केट नीचे होता है। तो ये चाइनीज कंपनी क्या करेगी, मेरे यहाँ पर बैठकर बुल एंड बियर की कंडीशन को पूरा करेगी। पहले बुल की कंडीशन लाएगी, फिर मेरे लोग बेचारे यहाँ पर शेयर कर देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां, और उसके बाद ये 2 दिन बाद बेयर की कंडीशन ला देगी और मेरे लोग बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके 1000 के शेयर कल 2 कौड़ी के बिक जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सरकार होल का, पूरे का, ध्यान से सुन लेना, ऑफलाइन ऑनलाइन, इसमें सरकार अप्रत्यक्ष का, ध्यान से सुनना, पीएफआई का सिर्फ 2 से 2.5%, और मोदी ने लॉकडाउन के बाद उसे भी कम कर दिया, 1.5% इन्वेस्ट करेगी अप्रत्यक्ष में। किसमें? अप्रत्यक्ष में। बाकी वो 98-99% का कहाँ कर रही है? डायरेक्ट। तुम डायरेक्ट आओ, कह रही आओ, बॉन्ड होगा तुम्हारा 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, कहाँ भागोगे बेटा? भागो तो तुम कंपनी लेकर, मेरे साथ बॉन्ड है तुम्हारा, है ना। आई बात समझ, ये चीज है। हाँ, एक बस लास्ट और है बेटा, 2 मिनट। तो इस तरीके से मैंने बताया कि ये निवेश है, लेकिन इसको मैं लिखवाऊंगी, ऐसे नहीं दिमाग में रहेगा ये। आज याद है, फिर कल की डेट में आपको भूल जाएगा, 6 महीने बाद, मुझे पता है, ठीक है। अभी बहुत टाइम है पीटी में। हाँ ठीक है, पूछो बेटा। हाँ गवर्नमेंट को सही तो प्रोवाइड करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो सरकार का अपना कार्य होता है, वो ये, हाँ ये काम तो सरकार अपने आरबीआई के थ्रू और स्वयं के थ्रू करती है। बल्कि आरबीआई के थ्रू क्या, सरकार स्वयं ही उसकी ले बेचती है, वहां पर सरकार को प्रॉब्लम नहीं होती है बेटा। यहाँ पर क्या होता है कि अप्रत्यक्ष में बाहर से बैठे बैठे कंपनी, सपोज दैट मैं अडानी हूं, मान लो अडानी वालों के ही शेयर इसने खरीद लिए अप्रत्यक्ष में, पोर्टफोलियो में, बाहर से बैठे बैठे, समझ लो, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता, मुझे लग रहा है मेरे शेयर्स खरीद लिए गए, चलो मेरी हटाओ यार, अडानी की हटाओ। आप सोचो ओएनजीसी की खरीद ली है, बीएचईएल भेल की खरीद ली है, ठीक है। लेकिन बाद में उसी कंपनी ने बियर की कंडीशन को पैदा कर दिया, उठाए झटाझट अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। आप तो नहीं मना कर सकते हो, आप मना तो नहीं कर सकते हो। आपने भी एसबीआई में एक अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोला, समझना, और डीमैट अकाउंट में आपने आज 25,000 के शेयर खरीद के रख लिए। जब आप कल की डेट में बेचोगे तो एसबीआई आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा आपने डीमैट अकाउंट का, डीमैटेरियलिस्टिक अकाउंट दैट इज, तो डीमैट अकाउंट में आपने शेयर क्यों बेचा? दैट इज योर विश। मेरी सिस्टर की शादी है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ भी रीजन देने की जरूरत ही नहीं, आपका पैसा आपने बेच दिया। जैसे हमारी एफडी और आरडी बैंक की, बैंक पूछता है क्या तोड़ते समय, क्यों तोड़ रहे हो भाई? नहीं पूछता। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, तो ये बेचेंगे उसे। तो जब बेचेंगे ना बेटा, तो एक कृत्रिम वातावरण क्या पैदा होगा, ओके कंपनियां गिर रही हैं, कंपनियां वापस जा रही हैं, देश के हालात खराब हो रहे हैं, बेचो शेयर। ऐसा ना कल 500 का शेयर हमारा 200 का भी ना बिके, 100 का ना बिके, तो हाँ मार्केट का पैनिक किया जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप कुछ नहीं करना, एक पेपर डेली कोई भी पढ़ लो, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लो। मैं बार बार बोल रही हूँ, इंग्लिश को चाटने की जरूरत नहीं बैठ के, आप हिंदी पढ़ लो, आपको सारी बातें मेरी समझ में आ जाएंगी। और ये सारी बातें आपको मिलती रहेंगी आए दिन पेपर के अंदर, मैडम जो पढ़ाती लाइव एकदम करंट से, सब करंट में चल रहा होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से माहौल क्रिएट किया जाएगा, तो सरकार इससे डरती है, तो बोलती है हमारी कंडीशन वैसे ही बहुत खराब है, तो हमारी रुपए की वैल्यू गिरती है, फिर उसमें इंटरनेशनल मार्केट गिरती है। और वही वो सीधा आते हैं, आओ बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन करोगे, सड़कें भी बनवाओगे, लोगों को काम भी दोगे, नौकरी दोगे, बॉन्ड करोगे लोगों के साथ, 3 साल का तो करोगे मेरी हालत में, 2 साल का करोगे, तो ये सारी चीजें। तो इसे सरकार कहती मैं मतलब अपना सेफ गेम खेलूं वो ज्यादा, और इन्वेस्टमेंट जो होगा दिखेगा वो वाला। कंपनियां लाइन लगाए खड़ी, अभी इन्वेस्टमेंट के लाइन लगाए खड़ी है कंपनियां अभी भी। तो ये चाइनीज कंपनी को मना कर दिया मोदी ने, सीधा मेरे यहाँ चाइनीज कंपनी अब नहीं आएगी, अब वो मेरी परमिशन से आएगी। अभी लिया गया फैसला है, पहले इसको अमेरिका ने किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था, पहले ट्रंप ने लिया, और ट्रंप को लेने के बाद तुरंत मोदी सरकार ने ले लिया था लॉकडाउन में। तो अब कोई चाइनीज कंपनी सीधा नहीं आएगी हमारे यहाँ, हमसे पूछेगी पहले, हमसे मतलब मैं मोदी गवर्नमेंट बोलूँ तो मोदी जी पर्सनल कह रहे हैं मैं उसको देखूंगा, लुक आफ्टर करूंगा कंपनी को, मुझे लगेगा। और ये याद या किसी और के लिए नहीं है, पाकिस्तानी के लिए तो वैसे ही सारा बैन है हमारे देश में, मजाक में नहीं बोल रही हूँ, पाकिस्तान को तो सभी कुछ बैन है, और चाइना के साथ अभी कर दिया, नेपाल के साथ भी कर दिया। हाँ वो तो मतलब जब से वो ब्लैक लिस्ट में आया तब से हो गया।
और चाइना के साथ साथ नेपाल पर भी लग गया, क्योंकि नेपाल और चाइना की दोस्ती बहुत गंभीर चल रही है, ठीक है। उसके 90% प्रोजेक्ट सब उसी के चल रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने नेपाल की कंपनीज पर भी लगा दिया। तो ये सारे इश्यूज है करंट में, ठीक है। तो बाकी इसमें कल मैं लिखवा भी दूंगी अच्छे से, कोई और क्वेश्चन है वो भी समझ लेना, कल पूछ लेना बेटा, क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा है और आप लोग का टाइम हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। परमिशन है अभी यहाँ क्लास की, कोई और क्लास भी होगी ना यहाँ। हाँ पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूछो पूछो। हाँ इंटरनेशनल करेंसी होता है, आपने डॉलर से पहले कॉल तो बुलियन होता था पहले, हाँ तो वो फिर स्टॉप कर दिया, किसको, बुलियन को कब चेंज करेंगे, किससे किससे संबंधित? हाँ हाँ हाँ, तो उसमें क्या क्या तुम पूछे, तो क्वेश्चन करो फिर से। क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे डॉलर चल रहा है, क्या चल रहा है? डॉलर, डॉलर, अच्छा हाँ बुलियन से लगा हाँ हाँ हाँ। नहीं एक्चुअली डॉलर अगर तुम बोलोगे रुपए, इसलिए मैंने पूछा किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हो, मतलब इंटरनेशनली वैल्यू की कर उसमें पूछो, किसी को जाना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अंतरराष्ट्रीय संबंधित, हाँ वो बेटा पूरा टॉपिक वहां पढ़ेंगे आगे, इसको बहुत टाइम टेकिंग है ये यस, हर करेंसी का जो मूल्य उसके साथ वो पढ़ेंगे बेटा, सब कुछ पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हो, मैं हर बार बच्चों को बोलती हूँ, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा ही पढ़ाते आ रहे 14-15 साल से, कभी भी आपके क्वेश्चन है ना, एक काम क्या करो, उसको ना लिखते जाया करो। क्वेश्चन माइंड में आए ना बेटा, लिख डालो, ठीक है, ताकि ना हम मुंह कर सके ना तुम मुंह कर सको, और तुम्हें लगेगा लास्ट डे तक भी वो पूरा नहीं हुआ है, समझना। तो झगड़े की बात नहीं तुम्हारे मेरे बीच में, फिर वो प्यार की बात है कि आप बैठो हमारे साथ। एक बात है कि मैडम ये शायद आपके टॉपिक से मेरा ये क्वेश्चन कवर नहीं हुआ, आप और पूछो, सबसे बेस्ट वे था। और दूसरा तरीका क्या होता है, कॉपी के इधर लाइन खींचो और कॉपी के इधर लाइन खींचो, पता नहीं यूपीएससी जैसा, और बीच में वर्क करो, और आजू बाजू ये लिखो, वो क्या लिखो, टीचर क्या बोलता है, टीचर क्या बोलता है, ये पूरा फिल हो जाना चाहिए तुम्हारा, ये तुम्हारी उस दिन की सक्सेस मानी जाएगी, ठीक है। ऐसा तो हो ही सकता टीचर कुछ ना बोले 1 घंटे के अंदर, मैंने आज कितना कुछ बोला है, अगर आप उसको सर्च करने बैठोगे तो 40% इकोनॉमी कवर हो रही है उससे। सर्च करने बैठ गए, पढ़ने बैठ गए किताबों में, 40% इकोनॉमी खत्म हो रही है तुम्हारी, ठीक है। फिर उसको सर्च करो घर जाकर, नेट का इस्तेमाल ऐसे करो, टीचर से पहले मत करो और स्मार्ट बनकर, टीचर के बाद करो, यही सही स्टूडेंट की पहचान है कि वो कितना धैर्यवान है, टीचर के पर कितना विश्वास रख रहा है, ठीक है। अब इसे जाकर सर्च करो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, गल्फ वॉर की कंडीशन क्या थी, मैडम ने आज बताया पेट्रोल कितना था, मुद्रास्फीति कितनी थी, ऐसे फिल्टर होगा तुम्हारा माइंड, ठीक है। बैठे बैठे बुद्धू से कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक। चलो तुम्हें समझ में आ रहा, पीछे पीछे सावन के पीछे, ठीक आ रहा है बेटा, क्या नाम है बेटे आपका? यश, ठीक है, चलो यू कैन गो, है ना, आप लोग जा सकते हो बेटा।